हेलो स्टूडेंट्स, आईबीसी में अमेंडमेंट्स हैं नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स के लिए। तो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल नवंबर 2021 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स इन द आईबीसी कोड 2016। और ये अमेंडमेंट्स क्यों आई हैं उसकी वजह है आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑर्डिनेंस। देखिए, पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो, क्योंकि कोई भी एक्ट बनेगा तो पार्लियामेंट में तो पास करना होगा, तो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो सरकार ऑर्डिनेंस के द्वारा नया लॉ लेके आ सकती है। नो डाउट ये एक्ट बनेगा जब आप पार्लियामेंट में पास करेंगे, बट मीनवाइल ऑब्वियसली इट विल बी द लॉ ऑफ द लैंड। और उसकी मेन वजह यही रही है क्योंकि कोविड के वजह से पार्लियामेंट सेशन में आ ही नहीं पाई, तो ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। तो प्रेसिडेंट साहब प्रोमलगेटेड मीन्स उनके साइन तो होंगे तभी बनेगा लॉ। द आईबीसी ऑर्डिनेंस ऑन 4 अप्रैल 2021 साइन किए गए, कैबिनेट ने से 31 मार्च को अप्रूव किया। मेन अमेंडमेंट की रीजन क्या है? तो बेसिकली ये अमेंडमेंट आई है एमएसएमई के लिए। व्हाट दैट इज? एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एमई फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी एंटरप्राइजेस के लिए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक इन्होंने क्या निकाला है? ऑल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव इनके लिए निकाल के दिया है। क्यों निकाला जी ऑल्टरनेटिव? पहली बात, दरअसल नया कोड है ये 2016 का, इवॉल्व कर रहा है, नई नई सिचुएशन हम हैंडल कर रहे हैं और इस कोविड की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दरअसल हमने ये एक ऑल्टरनेटिव उठाया है यूरोपियन कंट्री से, बेसिकली कि वहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक अलग से सिस्टम रहे तो बेहतर होगा, ताकि एक क्विकर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो सके सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। और साथ में बड़ी चीज़, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज ये बंद ना हो, इनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, बिजनेसेस चलते रहें, लोगों की नौकरी जाए ना। सो ये इनिशिएटिव है, ये बेस्ड है ऑन अ ट्रस्ट मॉडल, विश्वास के ऊपर। एंड द अमेंडमेंट ऑनर द ऑनेस्ट MSME ओनर, जो मालिक हैं इनके, जो ऑनेस्ट हैं, कि वो कोशिश करें अपनी तरफ से कि इंश्योर हो कि रेजोल्यूशन हैपन्स एंड द कंपनी रिमेन्स विद देम। मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है, एज ए कॉर्पोरेट डेटर आपकी कंपनी आपके पास ही रहेगी, हमारी कोई मंशा नहीं है कि आपकी कंपनी आपसे निकल जाए, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी उनका पैसा मिल सके। तो जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, एप्लीकेंट्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, या खुद कॉर्पोरेट डेटर होगा। तो जो ऑनेस्ट हैं, क्योंकि देखिए चाहे पेंडेमिक की वजह से कह लीजिए या अदर फैक्टर्स कह लीजिए, आप छोटी इंडस्ट्री हैं लेकिन हमारा देश आपके ऊपर बेस्ड है, तो आपके लिए ये कहा गया कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर एक प्लान बनाओ और सॉर्ट आउट कर लो चीज़ें, कंट्रोल भी आप अपने पास रखो। तो CIRP से थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी हद तक सेम भी है। ये पढ़ते हैं आगे, तो कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ये है इसका नाम, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। हम कहते हैं CIRP सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 एंड ऑनवर्ड, यहां हम इसे नाम देंगे PP, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो एक ऑल्टरनेटिव हो गया। प्री पैकेज्ड का मतलब क्या हो गया? पहले से ही तैयार, ताकि जो डिस्ट्रेस में है, नुकसान में है, जो इम्पैक्ट आया है पेंडेमिक की वजह से, छोटी फैक्ट्रियां हैं, पैसा नहीं दे पाए टाइम पे, EMI ये वो बंद ना हो जाए, तो कंट्रोल भी आपके पास रहे, ताकि एक ऑल्टरनेटिव ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। लेकिन सिर्फ किसके लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए। तो दैट मीन्स कंपनी एंड LLP के लिए है ये। जो MSME सोल प्रोप्राइटर के रूप में है, नॉर्मल फर्म है, उनके लिए नहीं है, ताकि टाइमली, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव ये सब कुछ हो सके, एम्प्लॉयमेंट ना जाए, ईज ऑफ बिजनेस रहे,
प्रिजर्वेशन ऑफ एंटरप्राइज कैपिटल रहे, और कुछ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी वगैरह के ऊपर भी बर्डन्स थोड़े कम हो सकें। तो यही सब चीज़ें इसका प्रीमाइस है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब आप एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हो तो या तो क्या करोगे आप इस कोड में, या तो एक नया पार्ट, एक नया चैप्टर इंसर्ट करोगे, कुछ नए सेक्शंस आएंगे, लेकिन उसकी वजह से, इसके आने की वजह से बाकी जो सेक्शन है उनके ऊपर भी तो एक कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट आएगा। तो ये येलो वाला हाईलाइटेड पोर्शन देखिए, इससे क्या होगा, ये हमारे सेक्शंस 4, 5, 11 इन सब के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ नए सेक्शंस भी इंसर्ट हुए हैं, और इसके लिए एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया जिसका नाम रखा गया चैप्टर नंबर 3A। तो देखिए बेसिकली हमें क्या समझना है, जब हम इस कोड का देखिए, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें नजर आता है जो पार्ट 1 है, पहले 3 सेक्शन है, पार्ट 2 के अंदर इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन जो सेक्शन 4 से लेकर 77 है, जबकि हमारे कोर्स में सिर्फ 59 तक सेक्शंस है। तो कई चैप्टर्स में पार्ट 2 डिवाइडेड है, बाकी हमारे कोर्स में देखिए है ही नहीं। तो यहां पार्ट 2 के अंदर ये अमेंडमेंट्स बाय द इंसर्शन ऑफ न्यू चैप्टर ये इंसर्ट की गई हैं, बट हैविंग ए इम्पैक्ट ऑन बाकी सेक्शंस के ऊपर भी। तो हमें पढ़ना है पीपी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो हम इसे स्टार्ट करें, और रेलिवेंट जो इम्पैक्ट हुआ बाकी सेक्शंस के ऊपर वो हम बाद में दिखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम नॉर्मल, इस लेक्चर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने जितना ये कोड पढ़ा है वो पूरा पहले आपको आना चाहिए, पहले आप उसे अच्छे से पढ़ लो। ये अमेंडमेंट क्लास की यूटिलिटी ही तभी निकलेगी अगर आपको पूरा ये कोड आता है, फिर बहुत ही आसान लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अदरवाइज आप पढ़, इसे सिंपल देखोगे कि पढ़े हुए 2 महीने 4 महीने हो गए तो आपको ये अमेंडमेंट समझ में नहीं आएंगे। इसे यूं कह लीजिए, जो भी आपने कोड पढ़ा है एक एडिशनल लेक्चर आपको और पढ़ना है, मेन ये लेके चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इस कोड के बारे में। देखिए, एक नॉर्मल हम पढ़ते हैं CIRP, अब वर्सेस क्या हो गया, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो देखिए पहली बात, अगर हम कहें ये किसके लिए है, MSME के लिए है, जबकि CIRP किसके लिए रह गया, ये यूं कह लीजिए बिग कॉर्पोरेट डेटर के लिए, छोटी कंपनियां इधर आ गई, ऑल्टरनेटिव दे दिया गया उनको। ऑल्टरनेटिव का मतलब ही क्या हो गया, आपने इधर आके भी करना है तो आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं। नंबर 2, मेनली आप क्या देखते हैं, CIRP कंप्लीट होता है 330 दिन के भीतर। यहां हम देखेंगे 120 दिन, 90 + 30 करके 120 दिन के अंदर। ये भी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक की तरह कह लीजिए इनके लिए है। देन आप यहां देखते हैं पहले IRP आता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर RP। यहां स्ट्रेट वे आपको RP दिखेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, IRP नाम की कोई चीज नहीं दिखेगी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर जब हम बात करते हैं एप्लीकेंट कौन होगा, तो हम CIRP में क्या पढ़ते हैं, 3 तरह के एप्लीकेंट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 में, ऑपरेशनल क्रेडिटर 9 में, कॉर्पोरेट डेटर देखिए 10 में हो गया, सेक्शन 7, 9, 10। इंटरेस्टिंग चीज है MSME के अंदर, प्री पैकेज के अंदर आप जो एप्लीकेंट देखेंगे वो सिर्फ कौन होगा, कॉर्पोरेट डेटर ओनली। खुद आप ऑनेस्ट, ये पढ़ रहे थे हम कि आप ऑनेस्ट मालिक हैं, आप ही कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे पा रहे, लेकिन आइए प्री पैकेज का मतलब भी क्या हो गया, हमने पहले से ही यहाँ पे प्लान तैयार कर लिया है। जबकि CIRP में क्या होता, प्लान जाके बाद में तैयार होता था, यहाँ हम पहले से ही एक प्लान बना के चलेंगे। तो कहने का मतलब है प्री पैकेज्ड एक प्लान होगा जहां आप एक डेफिनेशन नहीं देखेंगे, बेस प्लान नाम की एक प्लान तैयार किया जाएगा, और ये तैयार किया जाता है विद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के साथ मिलके, फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल नहीं है, फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलके कि भाई साहब हम आपका पैसा दे देंगे, कंट्रोल आप हमारे पास रहेंगे। तो
और 66% की अप्रूवल के साथ। तो यहां पे भी नो डाउट ये बाइंडिंग हो जाएगा जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी उसे क्या करेगी, अप्रूव कर देगी। तो पहले ही एक प्लान बना लिया, इनसे पूछ के बना लिया, इनके साथ मिलके बना लिया थ्रू एनसीएलटी, ये फिर बाइंडिंग हो जाएगा। बड़ी बात हम सीआईआरपी में क्या पढ़ते थे, हम ये पढ़ते थे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल यहां पे हम कहते थे जी शिफ्ट हो जाएगा, किसके हाथ में आ जाएगा, क्रेडिटर्स के पास। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, हम यहां सिंपल चीज कह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो, आपके हाथ में ही कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आपको छोटा काम है, आप मालिक हो, आपको पता है उस बिजनेस को कैसे रन करना है। हम एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में जब दे देंगे सब कुछ कंट्रोल, तो देखिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, जिसने आईबीसी का कोर्स किया, सीए कहें, सीएस कहें, एडवोकेट कहें, उन्हें बिजनेस थोड़ी चलाना आता है। तो यहां पे जो कंट्रोल है वो डेटर के पास ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। तो ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। मतलब कॉर्पोरेट डेटर ही जो है यही टू रन बिजनेस यही चलाएगा। नो डाउट जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, ये जो मैं लिख रहा हूं साइड में, अगर आपने थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप बना भी सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कमर्शियल मैटर्स कह लें, फाइनेंशियल मैटर्स कह लें। तो यहां पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का फिर क्या रोल है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नो डाउट वो भी है यहां पे, वो सुपरवाइज करेगा। तो बेसिकली आप प्रोसीजर क्या देखोगे, जो आप प्रोसीजर देखोगे वो लगभग मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है जो आप नॉर्मली पढ़ के आए हो। वही मोराटोरियम, वही पब्लिक अनाउंसमेंट, कुछ एक चेंजेस के साथ, वही आईआरपी के फंक्शंस ड्यूटीज वो आरपी के हो जाएंगे, तो वही सीओसी, वही उसी तरह से मीटिंग्स, तो लगभग वो चीजें आपको सेम दिखेंगी। तो देखिए जैसे मैंने कहा हमारे कोर्स में देखिए सिर्फ 59 सेक्शंस हैं और ये 5 चैप्टर तक है पार्ट नंबर 2 से रिलेटेड। देखिए ये पार्ट 2 स्टार्ट हुआ, जिसे हम सिंपली सीआईआरपी कह सकते हैं। उसका पहले चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी आता है हमारे कोर्स में, देन ये चैप्टर नंबर 2 जो कि मेनली सीआईआरपी के ऊपर ही है, राइट। इसमें सेक्शन 33 से आप जानते हो लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाती है चैप्टर नंबर 3 में। अब यहां पे 54 सेक्शन के बाद पहुंचने के बाद ये चैप्टर 3A ये है जी पीपी आईआरपी, ये इंसर्ट हो गया और ये नए सेक्शंस आ गए 54A से लेके P तक यहां इंसर्ट किया गया, ये समझना आपने। और ये फास्ट ट्रैक हम वैसे ही पढ़ते थे और आखिरी सेक्शन हम वॉलंटरी लिक्विडेशन के ऊपर। तो ये एक नया चैप्टर यहां पे इंसर्ट हो गया पार्ट 2 के अंदर। अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 3A इज इंसर्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ, देखिए चैप्टर नंबर 3A की बात करें हम, फॉर MSME के लिए बाय आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 का जो इफेक्टिव होता है 4 अप्रैल को, सेक्शन 54A से लेकर के P तक। देखिए 54A क्योंकि नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा यहीं से आएंगी क्योंकि अमेंडमेंट है, तो कुछ नहीं यहीं से आना चाहिए। तो मैं एक वर्ड आपको पढ़ के दूंगा और साइड में थोड़ा सा शॉर्ट में भी आपके लिए लिख दूंगा ताकि आपने अगर एक शॉर्ट नोट्स बनाने हो बना सकें। तो कहता है सबसे पहली बात, और ये जो नोट्स हैं आप ये मुझसे आप इसका PDF आप ले सकते हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको नॉर्मली पता ही है, फिर भी ये रहा, तो मैं PDF आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो कहता है कॉर्पोरेट डेटर्स ही एलिजिबल हैं PPIRP के लिए। 54A में सब सेक्शन 1 क्या कहता है,
कहता है इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो AA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अप्रूव करेगा। तो कहता मे बी, आपकी मर्जी है, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव है, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर आप माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है। अब क्या होता है माइक्रो स्मॉल या मीडियम, ये बताया गया सेक्शन 7 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो जो यहाँ पे मीनिंग बताया गया था वो बदला गया, अमेंडमेंट आती है इसके अंदर इसी मिनिस्ट्री की MSME की 1 जून 2000 को, और 1 जुलाई से ये लिमिट्स क्या है माइक्रो स्मॉल या मीडियम ये बदल दी गई। पहले ये लिमिट्स डिपेंड करती थी आपने कितना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है। अब ये लिमिट इन्होंने क्या कर दी, प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक वर्ड इक्विपमेंट और लगा दिया, साथ में एक लिमिट बता दी टर्नओवर के साथ में, एंड टर्नओवर, पहले टर्नओवर नहीं होता था। तो स्मॉल बताया गया सबसे पहले, माइक्रो कि भाई माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ तक, एंड टर्नओवर है आपकी 5 करोड़ तक, 1 करोड़ 5 करोड़। और स्मॉल में आ गया अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, एंड टर्नओवर 50 करोड़, मतलब जैसे आप 1 करोड़ को एक्सीड करके तो स्मॉल में आ जाओगे आप, एंड टर्नओवर 50 करोड़ तक। और जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से ऊपर चली जाएगी तो ये 50 करोड़ की लिमिट आ गई मीडियम के लिए, एंड टर्नओवर की लिमिट आ गई आपकी 250 करोड़ तक। तो ये इस एक्ट से मैं लिमिट्स बता रहा हूँ, कोई हमें ये स्पेसिफाई नहीं की गई हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट्स देखते हैं तो इस तरह से उन्होंने ये लिख के नहीं दिया है, तो बट ये थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यार इतना हमें पता हो। सबसेक्शन 2 कहता है विदाउट प्रेजुडिस, विच मीन्स विदाउट हार्मिंग, विदाउट अफेक्टिंग। सबसेक्शन 1, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कॉर्पोरेट डेटर देगा, अगर आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन 4 में, तो आप देखते हैं सेक्शन 4 के अंदर लिमिट हम पढ़ते हैं कि डिफॉल्ट होना चाहिए कम से कम 1 करोड़ का। लेकिन देखिए सेक्शन 4 में भी हम अमेंडमेंट देखेंगे कि MSME के लिए ये लिमिट जो है ये बताई गई है ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपए का कम से कम आपका डिफॉल्ट हो तो ही ये PPIRP की कार्रवाई स्टार्ट होगी। कंडीशंस ये हैं कि आप इससे पहले आपने PPIRP ना किया हो, हैज नॉट अंडरगोन PPIRP और कंप्लीटेड CIRP एज द केस में बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years, मतलब कह लो कूलिंग पीरियड है 3 साल का, पिछले 3 साल में। दैट मीन्स अगर आपने पहले भी CIRP किया है, क्या दोबारा से PPIRP कर लेंगे? नहीं, 3 साल के बाद ही करोगे आप। PPIRP 10 दिन पहले कर लिया, क्या दोबारा कर लोगे? नहीं, 3 साल के बाद ही करोगे आप। तो कहने का मतलब ये हम कंडीशंस यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये आप कंडीशंस हैं, ये 8 पॉइंट कह लो आपने यहाँ याद रखने, जिनकी नंबरिंग ऑब्वियसली क्लॉज A से स्टार्ट होती है, राइट। दूसरा आता है इट इज नॉट अंडरगोइंग CIRP, आप CIRP में नहीं चल रहे हैं। तीसरा आपका लिक्विडेशन ऑर्डर, जो कि हम सेक्शन 33 में पढ़ते हैं, लिक्विडेशन होगी तो दोबारा से PPIRP हो गई कैसे। नंबर 4, इट इज एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 29A, कि 29A के अंदर आप एलिजिबल हैं कि आप प्लान, जहां हम एक लिस्ट पढ़ते हैं 29A कि ये लोग, जहां मैंने कोड की नॉर्मल क्लास में आपको करवा रखी है, ईरान डोनाल्ड ट्रंप वाली, सेम वही कि आप वहाँ एलिजिबल होने चाहिए। फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो हैं वो आपके रिलेटेड पार्टी ना हो, और फाइनेंशियल क्राइटेरिया ही नाम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का प्रपोज करेंगे एज व्हाट RP, ताकि वो कार्रवाई PPIRP की कर सके। और ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया कितने होंगे? 66%, तो 66% के अप्रूवल के साथ ये प्लान या एप्लीकेशन दी जाएगी। देन मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, देखिए डायरेक्टर्स कब होंगे? जब कॉर्पोरेट डायरेक्टर क्या है? कंपनी है। पार्टनर्स कब होंगे? जब वो क्या है? LLP है, कॉर्पोरेट की क्योंकि बात हो रही है।
तो कहता है उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी है जिसमें बताया गया है that the corporate debtor shall file an application within a definite period not exceeding 90 days. तो एक डिक्लेरेशन दी है कि 90 दिन के भीतर भीतर ये एप्लीकेशन दे दी जाएगी और हम ये कार्रवाई पीपीआईआरपी की किसी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ऑब्वियसली जैसे हमने कहा फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नाम प्रपोज करेंगे, अप्रूव करेंगे 66% के साथ। मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन। तो कॉर्पोरेट डेटर के मेंबर शेयर होल्डर्स, जैसे हम नॉर्मल में पढ़ के आते हैं सीआईआरपी में, कि आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और अगर आप एलएलपी हैं तो 75% ऑफ पार्टनर्स कह लीजिए कि रेजोल्यूशन पास करेंगे अप्रूविंग द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो बार बार यही चीज़ कहूँगा, इस अमेंडमेंट लेक्चर को देखना है तो पहले 100% आपने आईबीसी पढ़ाओ। जो क्लासेस में मैंने एक एक वर्ड आपको लिखवा के दे रखा है, आप उसे अच्छे से एक बार देख लें, चाहे मेरा रिवीजन लेक्चर भी उसका, उसके बाद इसे पढ़ें तो बड़ा आसान लगेगा। देन तो देखिए यहाँ तक ये हमारी 8 कंडीशंस, तो ये 8 कंडीशंस यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसे आप चाहे अपने हैंड रिटन नोट्स बना के भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि हम 54A के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि भाई साहब एप्लीकेशन दे रहे हैं अगर आप MSME हैं। सब सेक्शन 2 में हम पढ़ रहे हैं कि भाई साहब 8 कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है कि आपने कूलिंग पीरियड रहा हो 3 साल का, CIRP अभी ना चल रहा हो, लिक्विडेशन में नहीं गए हैं आप, 29A में आप एलिजिबल हैं और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कि रिलेटेड पार्टी नहीं है 66% RP का नाम अप्रूव करेंगे। देन अगर आप कंपनी हैं तो मेजॉरिटी, नहीं तो LLP हैं तो LLP के मेजॉरिटी पार्टनर्स एक डिक्लेरेशन देंगे कि जो डेटर है वो एप्लीकेशन फाइल कर देगा 90 दिन के भीतर भीतर, इससे ऊपर नहीं होंगे, किसी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं है। RP का नाम बता दिया गया है। कंपनी है तो SR पास होगा, LLP है तो वही SR 75% पे होता है तो ये भी 75% ये अप्रूव करेंगे ये एप्लीकेशन। सब सेक्शन 3 कहता है कॉर्पोरेट डेटर अप्रूवल लेगा, क्योंकि यही हम कह रहे थे फाइनेंशियल क्रेडिटर से पूछ के आप ये प्री पैकेज बना रहे हो, वो जो रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिलेटेड पार्टी हम 224 में पढ़ते हैं, 66% की उनकी अप्रूवल एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। और अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो बाय रेगुलेशंस कह लीजिए, एज में भी स्पेसिफाइड बताया जाएगा कैसे की जाएगी। देन prior to seeking approval from financial creditors under subsection 3, the corporate debtor shall provide such financial creditor with, कि corporate debtor कंपनी फाइनेंशियल क्रेडिटर को एक अपनी डिक्लेरेशन की, जो डिक्लेरेशन की हमने बात करी बाय डायरेक्टर्स वगैरह की, कितने दिन के अंदर हम ये एप्लीकेशन दे देंगे, डिफ्रॉड करने के लिए नहीं है, RP वगैरह का नाम, स्पेशल रेजोल्यूशन या पार्टनरशिप है तो उनकी अप्रूवल की कॉपी, एक बेस रेजोल्यूशन प्लान जो पहले से आपने तैयार किया है। तो बेस रेजोल्यूशन प्लान क्या है, उसकी डेफिनेशन इंसर्ट की गई है अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2A। मीन्स अ रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइडेड बाय कॉर्पोरेट डेटर अंडर क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54A, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि क्लॉज नंबर C के अंदर, ये रहा क्लॉज नंबर C एंड दिस इज subsection 4. Then such other information and documents as may be specified. तो बेसिकली आप 54A के अंदर क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एप्लीकेशन देनी है तो 8 पॉइंट हैं इसके अंदर जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 पॉइंट मैं आपके साथ अपने शॉर्ट में भी लिखने हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हूँ, तो इसी के साथ ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। बेसिकली हमें 54A में क्या करना है कि 54A के अंदर पहली बात, एलिजिबल जो एंटिटी है वो है कॉर्पोरेट डेटर, आप कंपनी कहें आप LLP कहें, पहली बात तो ये है। और आपको सेटिस्फाई करनी है 8 कंडीशंस।
उनमें से एक चीज़ तो ना भूलें, आप क्या है, MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। तो पहली कंडीशन ये आती है कि आपने नॉट अंडरगोन PPIRP, आप PPIRP में नहीं गए हैं और CIRP में इन 3 साल। नंबर 2, नॉट अंडर गोइंग वर्ड है, CIRP की कार्रवाई नहीं चल रही। नंबर 3, नो लिक्विडेशन ऑर्डर, कोई लिक्विडेशन ऑर्डर नहीं आया है अंडर सेक्शन 33 के अंदर। नंबर 4, आप एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 29A, किसके लिए, फॉर रेजोल्यूशन, प्लान वगैरह सबमिट करने के लिए आप, जैसे 29A में हम एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं वो हो। नंबर 4, फाइनेंशियल क्राइटर, जो कि क्या नहीं है, नॉट रिलेटेड पार्टी। क्या करेंगे, टू प्रपोज नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और इसके लिए कंडीशन क्या थी, 66% की अप्रूवल के साथ। भाई 66% इन वैल्यू अप्रूवल। नंबर नहीं देखना फाइनेंशियल क्राइटर का, ये आप जानते हो, नॉर्मली भी हम वैल्यू ही देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी से पहले हम वर्ड ले लेते हैं डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन देनी है बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कहें और पार्टनर्स कहें। अब डिक्लेरेशन में क्या देनी है, 3 बातें थी, स्पेसिफाइंग, तीन चीजें। एक, आपने टाइम पीरियड, ऑफ एप्लीकेशन, और ये टाइम पीरियड मैक्सिमम क्या होगा, 90 डेज। क्या बताओ कब तक आप एप्लीकेशन दोगे, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का ही हो सकता है। नो इंटेंट टू डिफ्रॉड, आप फ्रॉड नहीं करोगे। नंबर 3, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये आपने डिक्लेरेशन देनी है। तो ये हो गए 6 पॉइंट। और पॉइंट नंबर 7, 7वां पॉइंट था, अगर कंपनी है तो मेंबर्स पास करेंगे SR, तो कॉर्पोरेट डेटर इफ कंपनी और LLP, तो यहां पे मेंबर्स, यहां पे पार्टनर्स, टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, और LLP में पार्टनर्स हैं 75%, कम से कम 75% टू पास रेजोल्यूशन, आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। देन 8वां पॉइंट, जो कि हम बेसिकली कह लीजिए जाके सब सेक्शन 3 के अंदर से निकालते हैं, वो ये है, कॉर्पोरेट डेटर टू टेक अप्रूवल, वो अप्रूवल लेगा, किसके लेगा, फाइनेंशियल क्राइटर, कितने,
वही 66% इन वैल्यू की फॉर PPIRP बाय प्रिपेयरिंग, ये हमने सब सेक्शन 4 में देखा, बेस रेजोल्यूशन प्लान। तो ये है जहां मैंने आपको यहीं पे इजी वे में कि आप अपने लिख के नोट्स बना सकें, इसी फाइल के ऊपर बता रहा हूं। आइए बढ़ते हैं आगे। सब सेक्शन बी कह लीजिए, सेक्शन तो एक ही है 54। बी कहता है ड्यूटीज हैं प्रोफेशनल की हैं, क्योंकि आपने पहले ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 54A में यही हमने पढ़ा कि आपने फाइनेंशियल क्राइटेरिया 66% इन वैल्यू ने अप्रूव कर दिया, प्रपोज किया। तो बिफोर, पहले ही, इनिशिएशन मीन स्टार्ट होने से पहले उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। तो कहता है ये ड्यूटीज होंगी कमेंसिंग फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। तो जैसे ही अप्रूव हो गया कि ये होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसी दिन से, मतलब जिस दिन आपका नाम अप्रूव हुआ, आपकी ड्यूटीज स्टार्ट हो गई। नेमली एक रिपोर्ट बनाओ कंफर्मिंग क्या कॉर्पोरेट डेटर ने 54A की 8 कंडीशंस मीट कर दी। रेजोल्यूशन प्लान कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स कि आपका जो प्लान है वो बिल्कुल ठीक है 54A के मुताबिक ही। फाइल सच रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास ये फाइल करो। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड। आपकी ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी इफ, जैसे ही एप्लीकेशन कॉर्पोरेट डेटर ने फाइल कर दी है विद इन टाइम पीरियड जो हमने बात की थी 90 दिन की, द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग इज एडमिटेड और रिजेक्टेड। या तो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल कर दी आपने, या एडमिट हो गई या रिजेक्ट हो गई, जैसे जो मर्जी कह लीजिए। ये ऊपर वाली ड्यूटीज, क्योंकि यहाँ पे 3 ड्यूटी बताई गई हैं। रिपोर्ट फाइल करो कि 54A का कंप्लायंस हुआ, बोर्ड के पास आपने ये फाइल करना है। कहता जो फीस है पेबल टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या आरपी कह लो, जो ड्यूटीज उसने सब सेक्शन 1 में परफॉर्म की है, शेल बी डिटरमिन्ड एंड बोर्न इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। एंड फीस जो है वो PPIRP की प्रोसेस कॉस्ट का हिस्सा रहेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो आप 54B के अंदर आप मेन पढ़ क्या रहे हो, देखिए। तो पहली बात, हैंड रिटन में ये लाइन आप सिंपल एज इट इज लिख लीजिए, हेडिंग तो लिखना पड़ेगा, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए PPIRP। तो आपकी ड्यूटीज क्या है? पहली बात इंटरेस्टिंग चीज है, आपकी ड्यूटीज कमेंसेस कब कमेंस होगी? जिस समय आपका नाम अप्रूव हो गया, फ्रॉम द टाइम नेम अप्रूव्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 54A। तो पहली बात तो ये चीज है। अब ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज में हम सिंपल एक ही चीज लिखेंगे, टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ, वो जो हमने कहा 8 कंडीशंस, जो पॉइंट मैंने बना के लिख दिए थे, बस उसका आपको कंप्लायंस देखना है। एंड टू फाइल रिपोर्ट विद BB BB को आप उससे रिलेटेड रिपोर्ट देंगे, राइट। इसके बाद अबव ड्यूटी सीजेस। तो अबव ड्यूटी सीज कब कर रही है? व्हेन एप्लीकेशन फाइल्ड टू AA, या यूं कह लीजिए, और एप्लीकेशन फाइल्ड एडमिटेड or rejected. Then fees payable to RP
टू बी पार्ट ऑफ PPIRP कॉस्ट। तो उस प्रोसेस का ये हिस्सा रहेगा। तो ये था 54B। तो देखिए एक एक वर्ड भी और साथ में इजी वे में नोट्स बनाते जाइए, विल बी गुड। आराम से 2 पेज में आपके तैयार हो जाएंगे और इजी लगेगा, वरना बहुत बड़ा ये अगर आप मेरी ये फाइल देखेंगे बड़ी तो है। 54C एप्लीकेशन टू इनिशिएट PIRP। अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं जब आपने 54A की 8 कंडीशंस मीट कर ली। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देगा जो कि आप 5 में पढ़ के आते हो, कॉर्पोरेट डेटर, उसका पार्टनर या कोई भी इंडिविजुअल जो कि फाइनेंशियल मैटर्स या कोई भी कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो इसलिए पिछला जो है सब कुछ आपको आना चाहिए। आप एप्लीकेशन देंगे और उसका फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब होगा, फीस भी प्रिस्क्राइब होगी। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन के साथ साथ एक डिक्लेरेशन देगा कि वही स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन जो LLP का था, एज द केस में बी, एंड द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, वही 54A नेम एंड रिटर्न कंसेंट किसकी, वही जो आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया 54A के अंदर और उसकी रिपोर्ट थी। साथ में डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर that they are within the scope of provisions in respect of avoidance of transactions। देखिए ये हम 4 ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, लिक्विडेशन प्रोसेस में ही, और ये हम 4 ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं। बेसिकली हम पढ़ते हैं सेक्शन 53 से। देखिए प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स, देन हम अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कह लीजिए, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स के लीजिए, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो ये 43 से लेके हम 51 तक पढ़ते हैं। तो कहीं आपने ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी, तो इसके ऊपर हमें बताना है। तो ये लिखा है 4 ट्रांजैक्शंस 43 से 51 चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और चैप्टर नंबर 6 हमारे कोर्स में नहीं है कि फ्रॉडुलेंट या रॉन्गफुल ट्रेडिंग। तो ये इनसे रिलेटेड आपने एक डिक्लेरेशन देनी है। देन कॉर्पोरेट डेटर के नेचुरल और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, और एप्लीकेशन देने के 14 दिन के भीतर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर दे देगा, या तो एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। और अगर आपको रिजेक्ट करता है तो कारण वगैरह बताएगा, आप रेक्टिफाई कर सकते हो 7 डेज। ये नॉर्मल भी हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 7 के अंदर भी। और PIRP कमेंस हो जाएगी जिस दिन आपकी एप्लीकेशन नेचुरल है, क्या हो गई, एडमिट हो गई। तो ये था आपका 54C। तो मेरे साथ आप इसे हैंड रिटन में लिख सकते हैं। तो भाई 54C, तो इस बहाने आप एक नया सीख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, याद भी हो जाएगा। और 2 पेज के अंदर अपना कंटेंट पढ़ोगे तो याद रखने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ क्या थी, एप्लीकेशन बाय टू। तो एप्लीकेशन कौन देगा, कॉर्पोरेट डेटर देगा। किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप दोगे। और इसके लिए क्या होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मैनर, फीस। तो ये आपने फॉर्म वगैरह लगा के दे देना है। अब मेन चीज़ इसके अंदर जो हमें नज़र आती है वो है एप्लीकेशन के साथ आपने कुछ क्या लगा के देने हैं, अनेक्शर कह लीजिए, अटैचमेंट्स कह लीजिए। ये कुछ एक पॉइंट हमें याद रखने हैं। एक डिक्लेरेशन, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन था या रेजोल्यूशन वगैरह, जो 54A की ही बात करें, तो इसलिए 54A 8 कंडीशंस वाले पॉइंट उस तरह से आप याद रख लीजिए। साथ में हमने कहा था 54A में ही अप्रूवल लेनी थी आपने, उनसे पूछ के ही आपने ये प्लान वगैरह बनाया। अप्रूवल किसकी, फाइनेंशियल क्रेडिटर की, किस चीज़ से रिलेटेड, आपके प्लान से रिलेटेड। ये 54A वाला सेम पॉइंट। देन नेम एंड रिटर्न कॉन्सेंट किसकी, ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल।
एंड में सेम वही है 54A में जो पॉइंट वगैरह या अप्रूव किया गया था. देन declaration as to avoidance of transactions. ये आप याद रखें, 4 है. कहाँ पढ़ते हैं हम इसे? चैप्टर नंबर 3 के अंदर. सेक्शन भी मैंने बताया था आपको 43 से लेके 51 तक, जो कि मुश्किल से 1 पेज से भी कम हमने नॉर्मल क्लास में सारा डिटेल में लिखा हुआ. देन फ्रॉडुलेंट या फिर रॉन्गफुल, कोई आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, ये हमारे कोर्स में नहीं है. चैप्टर नंबर 4 है, बेसिकली सेक्शन 66-67 के अंदर आता है. देन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह के बारे में बता देना था. बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा वो लगा के दीजिए. तो एप्लीकेशन देने के बाद अब ए का काम क्या है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप अपना जैसे देख लीजिए, जैसे आपका पेज अलाउ करे चाहे नीचे लिख लीजिएगा. ए क्या करेगी इस एप्लीकेशन को? टू डिस्पोज इन 14 डेज. डिस्पोज के आप कारण समझ गए हैं, या तो एडमिट करेगी या रिजेक्ट. और रिजेक्ट करेगी तो रेक्टिफाई करने के लिए आपको यहाँ 7 दिन का टाइम भी दिया जाएगा. और कमेंसमेंट हो जाएगी, ये यहीं से पॉइंट लिख रहा हूँ, कमेंसमेंट ऑफ PPIRP फ्रॉम एडमिशन डेट. जिस दिन एडमिट होगी उस दिन ही स्टार्ट हो गया. तो 100% जो बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूं वो आपको लिख के दे रहा हूं भैया. देन आइए 54 इससे रिलेटेड बात करें. देखिए बात आ गई मोरेटोरियम, जो हम सेक्शन 14 में पढ़ के आते हैं. पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह सेक्शन 14-15 ये सब कुछ आ गया, सेम वही. तो इसलिए पहले जो पढ़ा हुआ वो सारा आए, तो उसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं है. तो कहता है ए ऑन द कमेंसमेंट डेट ऑफ PPIRP अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ एडमिशन, जो 54C में पढ़ा, वो डिक्लेयर कर देगा मोरेटोरियम. वही सेक्शन 14 वाला. मोटाटिस मोटांडिस का मतलब होता है इन द सेम मैनर, जैसे 14 में लिखा है कॉपी पेस्ट, वही कि उस दौरान कोई केसेस कुसेस ये वो सब बंद कुछ भी नहीं होगा. और अपॉइंट करेगा एक अपॉइंट RP. तो RP की तो हम बात पहले कर चुके हैं, जो आपने नाम प्रपोज किया था वही जो आपने एप्लीकेशन में दिया, प्रोवाइडेड उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना हो. और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे अभी भी की हमें रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी. तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि स्टार्ट हो रही है PPIRP, जो कि देगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यही पढ़ते हैं, तो कुछ भी यहाँ नया नहीं है. ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम शेल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर टिल द डेट, जब तक ये PPIRP खत्म ना हो जाए, जो कि हमने कहा था मैक्सिमम हो सकते हैं 120 दिन. तो सिंपली ये वही है सेक्शन 14, 15, 16 कॉपी पेस्ट जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं उसी के ऊपर है. तो आइए 54E को अगर हम देखें तो 54E डिक्लेरेशन ऑफ, पहली बात तो हेडिंग तो ये रहेगा. देखिए तो हम कहेंगे डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? बाय AA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर रहा है. तो AA आफ्टर एडमिटिंग एप्लीकेशन, जब उसने आपकी एप्लीकेशन 54C जो ऊपर पड़ा उसमें एडमिट कर ली, तो मोरेटोरियम वर्ड इसके ऊपर ही है, पब्लिक अनाउंसमेंट भी यहीं पे है, बस यहाँ पे एक वर्ड लिख लेंगे हम. ये कौन काम करेगा? बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ही इज गोइंग टू डू दैट. और
रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंफर्म हो जाएगा, दो बातें थी, इफ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, और इफ पेंडिंग ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बीपी, बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर। और मोराटोरियम कब तक रहेगा? मोराटोरियम का पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर टिल कंप्लीशन ऑफ PPIRP। दैट्स इट। तो ये है 54E, इतना सा सेक्शन। तो इसके बाद 54F में आ गई ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ आरपी ड्यूरिंग PPIRP। तो इसमें भी देखिए आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो हम पहले जो पढ़ के आ चुके हैं सेक्शन 18, 19, 17, ये सारी वही सेम आपको ड्यूटीज पावर्स से नजर आएंगी, जैसे हमने कोड की बनाई थी मेरी सी पावर्स, राइट। तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल कंडक्ट PPIRP की कार्रवाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये है उसकी ड्यूटीज। वही लिस्ट क्लेम वगैरह क्रेडिटर्स की बनानी, कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम्स, इन्फॉर्म क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम्स कंफर्म हुए या नहीं, उनको अपडेट करना, मॉनिटर मैनेजमेंट, इन्फॉर्म द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब COC तो बननी है यहाँ पे भी, तो कोई भी ब्रीच वगैरह हो उनको बता दीजिए। COC की वही सेम कमेटी बनाइए, मीटिंग बुलाइए, अटेंड कीजिए, prepare वही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फाइल एप्लीकेशंस फॉर वही अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस जो हमने 4 ट्रांजेक्शन 43 से 51 की बात करी, सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ये यहाँ इस सेक्शन में देखिए कुछ नहीं, सीधा सीधा है। तो सीधा सीधा अगर हम ड्यूटीज के अंदर 2 बातें लिख दें तो वही जो पुराना आपने पढ़ा हुआ सेम का सेम वही है। देखिए एक तो सारी कहानी क्लेम्स के ऊपर आ गई, आप उसकी लिस्ट बनाओ, आप इन्फॉर्म करो क्रेडिटर्स को, आप उसे अपडेट करो, देन आप कॉन्स्टिट्यूट COC कॉन्स्टिट्यूट करो, मीटिंग्स वगैरह उसके बुलाओ, एंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डेटर की। तो इस सेक्शन के अंदर कुछ नहीं है। देन गोइंग टू द पावर्स, शेल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। तो पावर्स में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, चाहे गवर्नमेंट के पास हो, किसी भी अथॉरिटीज़ के पास हो, आप ले सकते हो, मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, वही COC की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आप अपॉइंट कर सकते हो। लीगल अदर प्रोफेशनल्स कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एसेट्स, फाइनेंसेस, ऑपरेशंस, या वही चैप्टर 3 से रिलेटेड, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड, business operations including information relating to business operations for the last 2 years, financial and operational payment for the last 2 years, list of asset liability, take other action as may be specified, or from the date of appointment financial institutions आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं, तो देयर इज नथिंग न्यू। पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इट्स प्रमोटर एंड एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट शेल एक्सटेंड, आपको सारी कॉपरेशन वगैरह देंगे, दिस एंड दैट।
और जैसे यहाँ सेक्शन 19 लिखा तो बता दिया, सेक्शन 19 वाली भी है। 19 में हम क्या पढ़ते थे, हर पर्सनल को कॉपरेशन देना है, किसको, आईआरपी को। तो सेम वही सारी की सारी चीज़ें हैं। और जो भी आपकी फीस होगी, जो खर्चा होगा, ऑब्वियसली वो किसका हिस्सा बन जाएगा, वो प्रोसेस का एक कॉस्ट बन जाएगा। तो ये भी ठीक है। और फीस वगैरह कैसा कहता कौन बेयर करेगा, एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। तो वो हमें नहीं करनी है रेगुलेशन, हमें सिंपल ये ऑर्डिनेंस पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे ड्यूटी पावर में कुछ ऐसा मैं लिखूंगा नहीं, कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ। आप अपने यहाँ से ये अपने खुद हैंड रिटन आप लिख लीजिएगा। गोइंग टू 54G। 54G में कहता लिस्ट ऑफ क्लेम और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसकी बात हमने एफ में करी कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ड्यूटी के अंदर था बनाना जो। तो कहता कॉर्पोरेट डेटर 2 दिन के भीतर भीतर जैसे ही PPIRP स्टार्ट हो गया है, सबमिट टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड और लिस्ट ऑफ क्लेम्स। तो आप आरपी को दीजिए जो भी लिस्ट ऑफ क्लेम्स आपके पास क्रेडिटर्स की आई है, जो भी आपने कुछ सिक्योरिटीज़, जो भी एसेट गिरवी रखे हैं क्रेडिटर को, गारंटीज वगैरह जो दी हैं, और एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान। तो कहता है कॉर्पोरेट डेटर 2 दिन के भीतर आरपी को दे। वेयर एनी पर्सन हैज सस्टेन एनी लॉस और डैमेज। क्यों भाई, क्योंकि आपने क्रेडिटर का नाम नहीं डाला या गलत उसका अमाउंट डाल दिया, ओमिशन ऑफ एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन या इंक्लूजन ऑफ एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स, या जो भी आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करके, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आपने कॉर्पोरेट डेटर को दिया। कहता हर आदमी जो कि प्रमोटर है या डायरेक्टर है या पार्टनर है, एज द केस में बी, एट द सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय द कॉर्पोरेट डेटर हैज ऑथराइज द सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स, या जो भी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। तो कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू 77A। 77A में तो जो पनिशमेंट है ही है, ये है इसी से रिलेटेड, हमारे कोर्स में सेक्शन चलिए नहीं है कि PPIRP से रिलेटेड आप कोई गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट होगी 77A में। कहता है जिसको भी नुकसान हो गया आपको उसकी कॉम्पनसेशन की भरपाई करनी पड़ेगी। कहता कोई भी आदमी लायबल नहीं होगा अंडर सब सेक्शन 2, मतलब एक्सेप्शन मिल रही है, अगर जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स है या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है was submitted by the corporate debtor without his knowledge or consent। तो नेचुरल अगर प्रमोटर, डायरेक्टर पर्सन या कोई और जिसको भी ऑथराइजेशन दी गई थी, अगर उसकी नॉलेज या कंसेंट नहीं है तो फिर आप लायबल नहीं होंगे। सब सेक्शन 4 कहता है सब्जेक्ट टू 54E। तो 54E जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि डिक्लेरेशन एडजुकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा मॉरेटोरियम पब्लिक अनाउंसमेंट से रिलेटेड। कहते हैं एनी पर्सन जिसको कोई भी नुकसान वगैरह हो गया है, उसको नो डाउट एक राइट है कि आप कोर्ट के पास मूव कर सकते हैं। तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं हैविंग जुरिस्डिक्शन, जो भी आपको नुकसान यहाँ पे हो गया है। तो ये था 54G। तो 54G को अगर हम शॉर्ट में करें तो देखिए हमें क्या नज़र आता है। 54G में हमें नज़र आता है लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या करना है, कॉर्पोरेट डेटर 2 दिन के भीतर भीतर टू सबमिट करें टू आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को विद इन 2 days, 2 दिन के भीतर भीतर। और ये 2 दिन कहां से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ PPIRP। और PPIRP कब कमेंस होगी, जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई। तो कहता आप ये सबमिट करें। दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, ये था सब सेक्शन 2 और उसी से रिलेटेड सब सेक्शन 3। तो सब सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा, if a creditor, obviously financial creditor, suffers
loss due to wrong list of claims. अगर उसको नुकसान हो जाता है तो क्या कर सकता है? कैन क्लेम कॉम्पनसेशन इसको दो चीजें बना लीजिए. कैन क्लेम कॉम्पनसेशन किससे? फ्रॉम प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर. और लास्ट है ऑथराइज्ड पर्सन फॉर लिस्ट, जिसने लिस्ट तैयार की. आप उससे क्लेम कर सकते हैं, बट नो लायबिलिटी ऑफ देम इफ विदाउट their knowledge list is prepared. और एक चीज और, कैन फाइल suit in court फॉर रिकवरी. आप रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. (54H) मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो कि हमने पढ़ा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी के अंदर भी था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो मैनेजमेंट रहेगी. वैसे भी हमने कहा था डेटर इन पोजीशन, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है कि जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो रहेगी टू वेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, अगर कंपनी है, एलएलपी है तो पार्टनर्स के पास. और they shall make every endeavor effort to protect and preserve the value and manage its business as going concern. जो भी प्रमोटर, मेंबर, पर्सनल, पार्टनर्स जो भी हैं, तो वो अपनी ड्यूटीज़ वगैरह जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है डिस्चार्ज करेंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड अदर कंडीशंस. वैसे हम कह रहे हैं सुपरवाइज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कह रहे करेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया आप ऑनेस्ट है, कंट्रोल आपके पास ही रहेगा. तो 54H में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल रिमेन्स विद पीडी, विद सीडी, कॉर्पोरेट डेटर के पास ही रहेगा. उसका चाहे बोर्ड कहें, पार्टनर्स कहें, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है लिखने वाला. राइट. देन ये आगे जी सीओसी, जो कि आप नॉर्मली भी जानते हो कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूट करता है, यही हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 21 के अंदर. 7 दिन के भीतर करता है. जो भी उसके पास लिस्ट ऑफ क्लेम्स आए हैं जो ऊपर हमने पढ़े, और अपडेटेड क्लेम है तो उसको ऑल्टर भी किया जाएगा. एंड सच ऑल्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी पास्ट डिसीजन. लेकिन अपडेशन से पहले जो डिसीजन लिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डिसीजन हम देख रहे हैं 66% वाले. पहली मीटिंग जिसे हम सेक्शन 24 में पढ़ते हैं 7 दिन में बुलाई जाएगी, वो भी कॉपी पेस्ट है. और ये लिखा है सेक्शन 21 जो सीओसी के ऊपर हम पढ़ के आते हैं, मुटाटिस मुटांडिस, सेम मैनर वही सेक्शन कॉपी पेस्ट लगेगा. और प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन रेफरेंस टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 9 एंड 10, कहते हैं 21 सेम लगेगा, लेकिन उसका सेक्शन जो 9 एंड 10 है शेल बी कंटिन्यूड कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू कॉर्पोरेट डेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पे आरपी के पास सब कुछ चला जाता है, क्योंकि शिफ्ट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. तो यहाँ पे कंट्रोल आपके पास भी है, तो कहते हैं जहाँ आरपी वर्ड है उसके साथ कॉर्पोरेट डेटर वर्ड भी लगा दीजिए. सब सेक्शन 9 एंड 10 की बात हुई है, तो मैंने वो कोड करके भी आपको यहाँ प्रिंटेड नोट्स में दिए हैं ताकि ईजी रहे आपके लिए. तो देखिए यहाँ पे सीओसी, ऑब्वियसली सीओसी कमेटी जो बनानी है, बहुत ही सिंपल आंसर हो गया, बाय आरपी बनाएगा. कितने दिन के अंदर? विद इन 7 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ PPIRP. 7 दिन के भीतर आप बताओगे.
as per list of claims prepared, अगर ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स इफ ऑल्टर्ड ऑन अपडेशन नो effect on past decisions of COC, then section 21 to apply. बस इतनी सी बात है and 54I comes to an end. चलिए 54J, वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ऊपर हम क्या पढ़ के आए कि भाई बोर्ड के पास ही रहेगा, पार्टनर्स के पास ही वो कंट्रोल रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली सुपरवाइज तो कौन कर रहा है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो घूम फिर के सेक्शन उसी को लपेट लपेट के आ रहे हैं और कुछ नहीं है. तो कहते हैं जहां सीओसी बन गई और नो डाउट 66% ऑफ जो वोटिंग शेयर्स हैं वो वैल्यू के अकॉर्डिंग होंगे, तो वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जो मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट डेटर की विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बट बेसिकली वो उसको सुपरवाइज कर रहा है कि एक तरह से खुद आप मालिक हो, कंपनी चला रहे हो स्टिल, और साथ में आरपी जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है फाइनेंशियल ग्रेटर का. तभी हमने कहा एक बेस प्लान पहले से ही मिल के द आरपी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पज टू द ए इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड ऑन एप्लीकेशन मेड अंडर subsection 1 if AA is of opinion that during the process affairs fraudulent manner में है और gross mismanagement है, तो it shall pass an order vesting the management of corporate debtor with the resolution professional. So getting the point कि resolution professional के पास डायरेक्टली कंट्रोल नहीं जा रहा, वो तभी चाहेगा अगर उन्हें लगता है कि भाई ड्यूरिंग इसके दौरान फ्रॉडुलेंट मैनर में कुछ काम हो रहा है, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है, तो उसको कंट्रोल दिया जा रहा है. अदरवाइज इट विल रिमेन विद व्हाट? कॉर्पोरेट डेटर. क्योंकि हम यहां बात क्या करें? एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीपी आईआरपी, उसके दौरान अगर लगता है तो 66% वाले एक एप्लीकेशन देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भाई इसको हैंड ओवर कर दिया जाए. और कहता है फिर अगर ऐसा होगा तो कुछ ये सेक्शंस ऑटोमेटिकली लग जाएंगे. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14, 17, 18, 19 ऑल दिस सेक्शंस शैल अप्लाई इन द सेम मैनर. तो 14 आप जानते हो मॉरेटोरियम, सेक्शन 17 मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय आईआरपी, तो ये सारे सेक्शन लग जाएंगे. और इन सारे सेक्शंस की मैंने डिटेल भी यहाँ पे आपको, क्योंकि ये सारे आपने पढ़ रखे हैं तो इस तरह से लिख के भी लगा के दे दिए साथ में कि पढ़ते समय दिक्कत ना हो. तो बेसिकली हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? 54J को हम हेडिंग को थोड़ा आसान करते हैं. वो क्या है? हैंडिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. बड़ी बात क्या है? फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर टू आरपी. तो ऐसा कब होगा? ग्राउंड ड्यूरिंग पीपी आईआरपी, उस दौरान इफ सीओसी with 66% votes decides, अगर वो डिसाइड करते हैं आफ्टर एप्लीकेशन टू AA एंड AA ऑफ व्यू, उसका व्यू क्या है? अफेयर्स फ्रॉडुलेंट
नंबर 2, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। दैट्स इट। So 54K, consideration and approval of the resolution plan। तो कहता है कॉर्पोरेट डायरेक्टर सबमिट करेंगे बेस रेजोल्यूशन प्लान की हमने बात करी थी 54A के अंदर ही, जहां हमने सेक्शन 52A में पढ़ा। तो वो सबमिट करेगा टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 2 days ऑफ पीपी आईआरपी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की आपको प्लान दे दिया जाएगा, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल प्रेजेंट इट टू द सीओसी। सीओसी may provide corporate director an opportunity to revise the plan prior to its approval under subsection 4 or invitation of prospective resolution applicants under subsection 5 as the case may be। कहने का मतलब है पहले से तैयार है, वो सही नहीं लग रहा तो उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। The resolution plan and the base resolution plan submitted under this section shall conform to the requirements under section 30। तो सेक्शन 30 में हम यही पढ़ते होते हैं कि प्लान जो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को करेगा, ताकि हम कंपनी को एज गोइंग कंसर्न चलाते रहें। तो कहता है सेक्शन 30 का आपको कंप्लाइंस करना है। सेक्शन 30 कॉपी पेस्ट मुटाटिस मुटांडिस लगेगा। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मे अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान फॉर सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ इट डज नॉट इम्पेयर का मतलब है रिड्यूस करना एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डायरेक्टर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो कहता है सीओसी बेस रेजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए आप दे सकते हैं अगर आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर का पैसा रिड्यूस नहीं किया। ऐसा नहीं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का पैसा कम कर दिया जाएगा। और वेयर द सीओसी डज नॉट अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान, और बेस रेजोल्यूशन प्लान में ही आप ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का पैसा कम कर रहे हो, इम्पेयर कर रहे हो, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। तो अगर आप उनका पैसा कम कर रहे हो तो कहता आप एप्लीकेंट्स को इनवाइट करोगे ताकि एक नया रेजोल्यूशन प्लान बनाया जा सके, ताकि किसी के पैसे का नुकसान ना हो। वरना आप बेस प्लान फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर बना रहे तो वही चल जाएगा। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर के ऊपर नुकसान नहीं हो रहा, अगर नुकसान जा रहा है तो हम नया बनाएंगे और एप्लीकेंट्स को आप लाओ के सबमिट करें। तो कहता है इसके लिए जो भी रेगुलेशन से बताया जाएगा किस तरह से ये जो एप्लीकेंट्स होंगे वो अपनी तरफ से नया प्रपोजल वगैरह देंगे डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस क्रेडिटर, उनको देखते हुए। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल प्रोवाइड टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स द बेसिस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय सीओसी एंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रेफर टू इन सेक्शन 29 में हम क्या पढ़ के आते हैं, जी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करना। तो पहली बात है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहता है ऐसे एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड करेगा क्या बेसिस होना चाहिए इस रेजोल्यूशन प्लान को इवैल्यूएट करने के लिए, एंड जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल प्रेजेंट टू द सीओसी फॉर इट्स इवैल्यूएशन। रेजोल्यूशन प्लान की वो सेक्शन 30 का कंप्लायंस कर रहे हैं। थोड़ा सेक्शन बड़ा है, मैं एक बार इजी वे में लिखूंगा तो आपको आसान लगेगा। तो कहता सीओसी से इवैल्यूएट करेगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भेजेगी और उनमें से जो भी प्लान आए हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स की तरफ से उनमें से एक सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर ये लगता है कि ये प्लान सिग्निफिकेंटली बेटर देन है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और वेयर द कहता प्लान सेलेक्टेड जो हुआ सबसेक्शन 9 में is not considered for approval or does not fulfill the requirements of subsection 10, it shall compete with the base resolution plan in such manner। तो कहने का मतलब है कुछ भी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा, दिस एंड डैट है, बेस पहले आपने बना रखा, उसके साथ आप कंपेयर करेंगे, फिर जो चीज़ सही लगती है उनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए। द रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्टेड मे बी अप्रूव्ड बाय सीओसी फॉर सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रोवाइडेड दैट कि जब ये प्लान सेलेक्ट हुआ है फॉर अप्रूवल इज नॉट अप्रूव्ड बाय द सीओसी, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन। क्योंकि आप प्लान सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर तो टर्मिनेट करना पड़ेगा पीपी आईआरपी को। द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान सबसेक्शन 4 और 12 एज द केस में बी बाय द सीओसी, वही 66% वोट्स के साथ होगा।
और आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द प्रायोरिटी ऑर्डर, जो कि हम सेक्शन 53 में लिस्ट पढ़ के आते हैं कि अगर लिक्विडेशन हो जाती है तो किस ऑर्डर में पेमेंट होनी है, द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। सबसेक्शन 14 कहता है जब इस प्लान की फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी को देखते हुए, तो वेयर द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड प्रोवाइड्स फॉर इम्पेयरमेंट, कि वो रिड्यूस करने ऑपरेशनल क्रेडिटर का पैसा, COC may require the promoters to dilute their shareholding or voting or control rights in the corporate debtor, कि वो जो प्रमोटर्स हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का पैसा नहीं दिया जा सका, तो वो अपना कंट्रोल डाइवर्ट करें, मीन्स अपने शेयर्स वगैरह किसी और को हैंड ओवर करें। प्रोवाइडेड, जहां पे रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट प्रोवाइड फॉर डाइल्यूशन, द COC shall prior to the approval of such resolution plan record reason for its approval. The resolution professional shall submit the plan as approved by COC to the AA. Explanation 1 कहती है कि corporate debtor being a resolution applicant may submit the base resolution plan either individually or jointly with any other person. जैसे हम कह रहे थे, आप फाइनेंशियल क्राइटेरिया के साथ मिलकर अपना प्लान सबमिट कर रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 4 एंड 14, जहां जहां बात हुई है इम्पेयरमेंट की, तो कहता है वेयर द प्लान डज नॉट प्रोवाइड फॉर द फुल पेमेंट ऑफ द कंफर्म क्लेम्स एज पर द अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स मेंटेन्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो अगर आप पूरा पैसा लोगों का नहीं दे पा रहे हैं तो अंडरस्टूड है, उसका मतलब क्या हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया। तो आइए, ये एक सेक्शन काफी बड़ा रहा, 15 सब सेक्शन है, तो हम इसे जितना शॉर्ट में लिख सकें, आई ट्राई टू राइट। तो 54K ये आता है जी आपके रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर है। तो प्लान के ऊपर है, तो सबसे पहले पॉइंट हमने क्या देखा, बेस रेजोल्यूशन प्लान prepared, तो उसे क्या करना है, कॉर्पोरेट डेटर टू सबमिट टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 2 days, 2 दिन के भीतर भीतर उसे दे। 2 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, ऑफ PP IRP कमेंसमेंट, 2 दिन के भीतर उसको दे। अब ड्यूटी है ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो क्या करे, इसे सबमिट करे टू COC। तो प्लान भी वैसे फाइनेंशियल क्राइटेरिया से पूछ के था, लेकिन एक बार कंपनी आपको देगी, फॉर्मल चैनल की बात हो रही है, आप आगे COC को देंगे। दूसरी बात आती है COC में रिक्वायर कॉर्पोरेट डेटर टू रिवाइज इट। कोई कह सकती है भाई साहब आप इसे ठीक नहीं लगा, कुछ इसमें बदलाव होने चाहिए। देन मेन आता है कि सेक्शन 30 का यहां पे कंप्लायंस पक्का होना चाहिए। टू कंप्लाई विथ सेक्शन 30, जहां पढ़ के आते हैं एप्लीकेंट्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देंगे ताकि वो गोइंग कंसर्न के रूप में, क्योंकि हमें कंपनी को बंद नहीं करना, वो चलती रहे। देन COC में अप्रूव बेस प्लान, आप उसे अप्रूव भी कर सकते हैं फॉर सबमिशन
टू AA, क्योंकि अल्टीमेटली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके ऊपर ठप्पा लगाएगा तो ही ये बाइंडिंग होगा। इफ नो इम्पेयरमेंट, लेकिन तभी आप अप्रूव करेंगे अगर इम्पेयरमेंट ना हो ऑफ OC क्लेम्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्लेम्स, वो रिड्यूस नहीं होने चाहिए। इफ बेस प्लान नॉट अप्रूव्ड, आपने अप्रूव नहीं किया और इम्पेयरमेंट ऑफ OC, तो यहां क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इनवाइट, तो आप यहां इनवाइट करो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स को, नया प्लान प्रपोजल लेके आए, टू इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। तो आप उन्हें इनवाइट कीजिए, किसके लिए, टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान्स वगैरह ये लोग सबमिट करें। इसके साथ में ही, इसी के साथ में ही पॉइंट लिखेंगे, एंड प्रोवाइड विद देम, जो एप्लीकेंट्स हैं प्रोस्पेक्टिव, एंड प्रोवाइड टू देम the basis of evaluation ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स, कि किस तरह से इन्हें इवेलुएट किया जाएगा, क्या बेसिस रहेंगे, एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 29, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वगैरह प्रिपेयर करना। इसके बाद आफ्टर कंपेयरिंग all these plans, COC to approve बेटर वन, उनमें से एक बेटर वन अप्रूव कर दिया जाएगा, एंड टू बी सेंट टू AA, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास उसे भेज दीजिए। और COC जब अप्रूव करेगी, वो मत भूलिए 66% वोटिंग शेयर, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ हर जगह पे, वो देखा जाएगा। और यहाँ पे एक मेन बात आती है कि वो प्रमोटर का डिल्यूशन ऑफ देयर कंट्रोल करना पड़ेगा अगर इम्पेयरमेंट है। इफ इम्पेयरमेंट, डिल्यूशन ऑफ प्रोमोटर कंट्रोल, शेयर्स वगैरह वोटिंग राइट उसके कम करने पड़ेंगे। दैट्स इट। तो ये लगभग जो मैंने हैंड रिटन लिख दिया, लगभग ये सारा कवर कर रहा है। तो इसके बाद अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, तो कहता है अगर ए, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने साइन करना है, सेटिस्फाइड है कि भाई जो भी अप्रूव कर दिया COC ने ऊपर वाले सेक्शन में, सेक्शन 30 का कंप्लायंस करते हुए 30 दिन के भीतर वो हाँ या ना कर देंगे, तो वो अपना ऑर्डर बिफोर पासिंग एन ऑर्डर
फॉर द अप्रूवल सेटिस्फाई कि उसका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल तो कहता जो ऑर्डर आएगा सेक्शन 31 का कंप्लायंस होना चाहिए। तो सेक्शन 31 में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, ये भी साथ में मैंने कोट करके दिया है, नॉर्मली आप जानते ही होंगे। तो सेक्शन 31 में हमने ये देखना होता है जो ऑर्डर आ जाता है एनसीएलटी का वो बाइंडिंग होता है सबके ऊपर, कॉर्पोरेट डेटर, एम्प्लॉय, मेंबर, क्रेडिटर, सरकार, सुकूर। तो ये सब चीज़ें सेक्शन 31 का आपने कंप्लायंस देखना है। तो ये था सेक्शन नंबर 54L, तो जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान आफ्टर, रादर आप इसे क्या, ये बेहतर होगा इस तरह से हेडिंग बनाइए, बाइंडिंग effect of resolution plan after confirmed by AA, और AA इसे कंफर्म करेगा within 30 days of receipt। जैसे उसे मिला 30 दिन के भीतर भीतर प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है सेक्शन 30 इज सेटिस्फाइड एंड सेक्शन 31 ऑन कंफर्मेशन टू अप्लाई, और सेक्शन 31 की वो सारे सभी के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। आइए इसके बाद सब सेक्शन 3 में जब हम देखते हैं, कहता है जहां ए सेटिस्फाइड हो गया कि भैया प्लान कंफर्म नहीं कर रहा है, तो नेचुरल है 30 दिन के भीतर आपने ऑर्डर देना था तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। सब सेक्शन 4 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्रेरी, जब ऑर्डर पास कर दिया है ए ने 54J में एंड द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द COC 54K में, कि जब आप अप्रूव करते हो तो आपने ये देखना है डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा टू अ पर्सन हु वाज नॉट अ प्रमोटर मैनेजमेंट और कंट्रोल। मतलब जब आप प्लान अप्रूव करते हैं तो आपने ये देखना है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल ना जाए, डज नॉट रिजल्ट टू अ पर्सन हु वाज नॉट अ प्रमोटर। मतलब हम चाहते हैं कि कंपनी को कॉर्पोरेट डेटर खुद ही चलाता रहे, यही हम कह रहे हैं डेटर इन पोजेशन ही रहे। द AA shall pass an order rejecting, terminating, और अगर आप टर्मिनेट कर देते हो PPIRP तो ऑब्वियसली लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाएगा, और डिक्लेयरिंग डेट जो भी आपकी कॉस्ट होगी PPIRP की वो लिक्विडेशन कॉस्ट का भी हिस्सा बन जाएगी। तो ये 2 सब सेक्शन और हम आंसर में ऊपर ही जो लिखा मैंने हैंड रिटन उसमें ऐड ऑन करें। तो हमने कहा था जी 30 दिन में आप उसे अप्रूव करेंगे टू कंफर्म विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट। यहीं पे एक वर्ड डाल दीजिए और रिजेक्ट। 30 दिन का टाइम है, आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। साथ में सब सेक्शन 4 ने ये कहा था order not to result in change in, या पूरा लिख लीजिएगा, मैनेजमेंट और कंट्रोल वर्ड है कि ऑर्डर से चेंज नहीं होगा मैनेजमेंट इन और कंट्रोल टू अ पर्सन who was not PMC। याद कीजिएगा सेक्शन 29A में मैंने ये वर्ड आपके सब क्लास में इस्तेमाल किए हैं, प्रमोटर और द पर्सन इन मैनेजमेंट और कंट्रोल। या इसे आसान भाषा में लिख लीजिए कि सब कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेट डेटा के साथ ही रहेगा।
54M कहता जो ऑर्डर आया पिछले सेक्शन में एल में, आपने अप्रूव किया रेजोल्यूशन प्लान, shall be on the grounds laid down under section 61, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 61। देखिए पहली बात, आप अपील कर सकते हैं ऑब्वियसली एनसीएलटी के खिलाफ, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाओगे, यही लिखा है 61 में, हमारे कोर्ट्स में नहीं है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अपील करोगे तो ग्राउंड्स होने चाहिए 61(3) के। 61(3) के ग्राउंड सिंपल से होंगे कि रेजोल्यूशन प्लान इन कॉन्ट्रावेंशन है जी, इरेगुलरिटी है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी पावर्स में, आपने ऑपरेशनल डेट्स का ध्यान नहीं रखा है, और जो कॉस्ट हैं वो आपने प्रोवाइड नहीं की है, और जो बोर्ड ने जो तरीका बताया है प्लान का या पीपीआईआरपी का वो आप फॉलो नहीं करें, तो आप अपील कर सकते हैं। बस यही नॉर्मल सा सेक्शन है। 54N आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो नेचुरल है, एक एप्लीकेशन ए को जाएगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल करेगा और ए 30 दिन के भीतर भीतर टर्मिनेट करेगा एंड प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, और बताएगा किस तरह से कार्रवाई चलती रहेगी अगर आप अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो हम 4 की बात कर रहे थे, या सेक्शन 66 जहां मैंने कहा था फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग, या 67 में फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा ड्यूरिंग पीपीआईआरपी, किस तरह से कार्रवाई अगर कुछ आप अवॉइडेंस करें, प्रोफेशनल ये आप प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो किस तरह से कार्रवाई होगी। Where the resolution professional at any time after the PP insolvency commencement date but before the approval of resolution plan intimates to AA of the decision of COC वही 66% से कि अप्रूव ये टर्मिनेट किया जाए, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर। तो डैट मीन्स अगर टर्मिनेशन पक्का हो जाएगा अगर COC ने 66% से इसे अप्रूव किया है, देयर आफ्टर कॉर्पोरेट डेटर को ही बेयर करना पड़ेगा कॉस्ट को, और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी, कि जब ये ऑर्डर आ गया है बाय AA टर्मिनेशन का, तो AA शेल पास एन ऑर्डर, तो क्योंकि टर्मिनेट कर रहे हो तो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा सेक्शन 33 के मुताबिक, और जो पीपीआईआरपी की कॉस्ट है वो नेचुरल है लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 54N, तो शॉर्ट में लिख लीजिए आप। 54N क्या कहता है? टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी। तो टर्मिनेशन कब होगा? तो ऑन एप्लीकेशन बाय 2, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देगा ये एप्लीकेशन, ए को देगा, और ए 30 दिन के भीतर भीतर अपना ये ऑर्डर पास कर सकती है। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप ही टर्मिनेशन वगैरह का ऑर्डर देंगे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी, इफ COC 66% के साथ decides to terminate PPIRP, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज दो है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ PPIRP, मतलब जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद यह इंपॉर्टेंट चीज है, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ
रेजोल्यूशन प्लान, लेकिन अभी तक प्लान अप्रूव नहीं हुआ है। कार्रवाई स्टार्ट होगी, प्लान अभी अप्रूव नहीं हुआ है। AA टू ऑर्डर टर्मिनेशन। तो यहां पे AA, चाहे आगे एक वर्ड और लगा लीजिए, शेल, जिसका मतलब है पक्का, उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। और जैसे आपने टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस दो हैं। लिक्विडेशन ऑर्डर एक बात, नंबर 2 PPIRP कॉस्ट to become part of liquidation cost, तो वो लिक्विडेशन कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 54A, इनिशिएशन मीन स्टार्ट ऑफ CIRP। तो मैंने कहा था ऑल्टरनेटिव है ये। तो अगर COC एट एनी टाइम आफ्टर, जब भी उन्हें लगता है आफ्टर PIRP स्टार्ट होने के बाद, बट बिफोर अप्रूवल, सेम वही रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने से पहले 66% वोट के साथ वो एक अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हम CIRP से थ्रू जाएंगे। तो आप वैसे जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए कॉर्पोरेट डेटर क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए अंडर चैप्टर नंबर 2। तो वहां पे बेसिकली ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं कि कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट हो। और साथ में कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन चैप्टर 2 वेयर द RP इंटीमेट्स AA ऑफ द डिसीजन ऑफ COC, द AA शैल पास एन ऑर्डर विद इन 30 days। या तो टर्मिनेट करें क्योंकि आप CIRP करना चाहते हैं, और अपॉइंट द RP एज इंटरिम IRP, क्योंकि CIRP की कार्रवाई स्टार्ट होगी तो इस RP को IRP बन जाएगा, उसकी रिटर्न कंसेंट वगैरह ली जाएगी, और जो कॉस्ट है वो नेचुरल है, CIRP की कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा। और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जिसे IRP बनाया जाएगा, नेचुरल है, उसकी एक रिटर्न कंसेंट तो चाहिए ही। तो अगर वो नहीं देता है तो AA IRP को अपॉइंट करेगा बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू द अभी भी, और वो सेक्शन 16 के तरीके से अभी भी उसको रिकमेंड करेगा, फिर AA अपॉइंट करेगा। और जहां AA ने ये ऑर्डर पास कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन मान ली जाएगी जैसे सेक्शन 7 में आपने एप्लीकेशन दी हो, और कार्रवाई इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और वही चैप्टर 3 सेक्शन 66, 67A अगर फ्रॉड वगैरह है वो कार्रवाई चलती रहेंगी। और फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन, कहते हैं इन सेक्शनों के लिए, रेफर्स टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट शेल मीन द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ वर्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट आता है तो इन सेक्शनों के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे प्री पैकेज्ड। तो एक हल्का सा नया चैप्टर आने से ये वर्ड तो आपको लगाना पड़ेगा आगे। देन in computing the relevant time or the period for avoidable transaction, the time period for duration of the PPIRP shall also be included। तो कहता है avoidable transaction का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर PPIRP वाला टाइम पीरियड भी हम एड ऑन करेंगे। तो आइए जरा 54O को देखें। तो हम यहां जा रहे हैं CIRP में। तो CIRP में जाने के लिए डिसीजन कौन लेगा? COC 66% वोट के साथ। वही दो बातें, आफ्टर बट बिफोर। आफ्टर कमेंसमेंट PPIRP की, बट बिफोर
अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो आप ऐसा कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? चैप्टर 2 टू अप्लाई, चैप्टर 2 लग जाएगा। पेन, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है। बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, किसको देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा। अब ए क्या करेगा? ऑर्डर 30 दिन के भीतर भीतर ए टर्मिनेशन, या तो टर्मिनेशन का ऑर्डर, टर्मिनेशन का आएगा ही आएगा। नंबर 2, अपॉइंट आरपी एस IRP, आप आरपी को ही IRP अपॉइंट करोगे। इफ फेल्स टू गिव रिटर्न कंसेंट, अगर ये रिटर्न कंसेंट नहीं देगा तो अपॉइंटमेंट ऑफ IRP एज पर सेक्शन 16 कि आप बोर्ड को रिकमेंड करोगे, फिर बोर्ड के हिसाब से ए उसे अपॉइंट करेगा। ऑर्डर डीम्ड एज मेड अंडर सेक्शन 7, जैसे सेक्शन 7 में एप्लीकेशन दी गई हो फाइनेंशियल करेक्टर्स के द्वारा। तो इसके साथ हम आते हैं लास्ट सेक्शन में 54P, जो कि कुछ नहीं है। ये कहता है एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2, 3, 7 एंड 8 टू दिस चैप्टर। तो कहता है चैप्टर नंबर 2, वही घूम फिर के हम कह रहे थे, वही मॉरेटोरियम, ये वो सब कुछ सेम वही लगेगा। यही लिखा है कि चैप्टर 2, 3 लिक्विडेशन वाला, 6, 7 इसके ऊपर लगेगा। बस यही लिख दिए, ये सेक्शन लगेंगे और एक एक वर्ड जरूर उनके आगे लगा दिया जाएगा। जैसे जहाँ जहाँ जैसे वर्ड था इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, आगे वर्ड क्या लगा दोगे आप? प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो कौन कौन से सेक्शन लग जाएंगे उनका थोड़ा सा मैंने यहाँ लिस्ट लिख के भी दे दिया। जैसे 24 में मीटिंग था, तो ये सारे के सारे सेक्शन एक एक लाइन के यहाँ पे लिख के भी दे दिए हैं। तो इसके साथ ये हमारी अमेंडमेंट्स MSME से रिलेटेड खत्म होती है, बट इनका एक कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट है कुछ एक और सेक्शंस के ऊपर। आइए हम देखें। सो एज आई शेयर्ड, सेक्शन नंबर 4, जब हम कहते हैं डिफॉल्ट की बात करते हैं, जहां हम 1 करोड़ की लिमिट पढ़ते हैं, तो MSME के लिए दैट मीन्स चैप्टर नंबर 3A के लिए वो लिमिट जो मैंने बताई 10 लाख है। बस ये इतनी सी ये अमेंडमेंट है थ्रू MCA नोटिफिकेशन सेक्शन नंबर 4 के अंदर। सेक्शन नंबर 5 में ऑब्वियसली बेस, ये कुछ डेफिनेशन नहीं आ गई बेस रेजोल्यूशन प्लान की। 5.5 में जब हम कॉर्पोरेट एप्लीकेंट पढ़ते हैं, बस जहाँ जहाँ जैसे वर्ड CIRP था, साथ में वर्ड क्या लग गया? PPIRP लग गया। तो ऐसा इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वर्ड नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, बस PPIRP वर्ड, ये जैसे मैंने स्टार लगा दिया और नीचे लिख दिया है ये अमेंडमेंट से ये अमेंडमेंट, और कुछ नहीं है। ऐसे ही इंटरिम फाइनेंस की डेफिनेशन में, ऐसे ही ऑफिसर की डेफिनेशन में, दिस नथिंग मच। कुछ एक नई डेफिनेशन जैसे आपने इंसर्ट कर दी है, जैसे प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वर्ड आया, तो ऑब्वियसली ये भी एक मेमोरेंडम है जो 54G में आ गया।
प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जैसे हम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो नेचुरल जैसे हम पढ़ाए थे जिस दिन आपकी एप्लीकेशन ए ने क्या कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, तो इसका मतलब जैसे बेसिकली हम देख रहे थे कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो फीस देनी है वो इसका हिस्सा होगा, तो काफ़ी कुछ बताया गया। कहता कोई भी आपने इंटरिम फाइनेंस रेज करने में जो भी आपका खर्चा आया है, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर 2 का कंप्लायंस इसके ऊपर हो रहा था, तो इंटरिम फाइनेंस भी आप रेज कर सकते हैं, तो उसका खर्चा फीस पेबल आ गया। देखिए कॉस्ट इनकर्ड इन रनिंग द बिजनेस आ गया, एनी कॉस्ट इनकर्ड एट द expense of the government to facilitate the pre-packaged insolvency resolution process cost, तो जो भी कुछ सरकारी ड्यूज हमें देने पड़े या एनी अदर कॉस्ट। देन प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पीरियड, तो पीरियड कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली बिगिनिंग जिस दिन कमेंसमेंट हो गई एंड एंडिंग ऑन द डेट जब ऑर्डर आ गया। देन 5/25 में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में अगेन कुछ खास नहीं है, बस एक वर्ड ऐड कर दिया गया। ऐसे ही 5/27 में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में PPIRP यही वर्ड आ रहा है। देन जैसे कोविड के दौरान सेक्शन 10A आया था थैंक्स टू कोविड कि भाई CIRP की कार्रवाई स्टार्ट ही नहीं होगी, तो जैसे हमने ये देखा था कि 25 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए और सच फर्दर पीरियड 1 साल के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऑब्वियसली MC की नोटिफिकेशन थी, जो टाइम पीरियड ये जो 6 महीने का था ये बढ़ा दिया गया था 3 महीने के द्वारा 25 सितंबर से 1 साल तक आप बढ़ा सकते हो। तो फिर MC की नोटिफिकेशन आई, भाई इसे हम 3 महीने के लिए और बढ़ा रहे हैं 25 दिसंबर 2020 से, इससे करते हुए 1 साल ये पूरा हो जाएगा, तो इसमें भी कुछ करने वाला ही नहीं है। देन सेक्शन 11 हम पढ़ते हैं कौन कौन से लोग CIRP के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने MSME में भी देखा उनको ये ऑल्टरनेटिव था, वो CIRP के द्वारा भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे हल्का सा जैसे हम पहले पढ़ते थे कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग CIRP जो ऑलरेडी चल रहा है, बस आप साथ में वर्ड क्या लिख दोगे आप, भाई PPIRP भी जो चल रहा है। साथ में क्लॉज AA में क्या गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं जा सकते PPIRP में, क्योंकि हमने कहा सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर ही जाएगा, अंडरस्टूड था। देन हमने B क्लॉज में पढ़ते थे अगर 1 साल के बाद ही आप CIRP में जा सकते हैं, तो सेम पॉइंट ही यहाँ पे PPIRP के लिए भी लिख दिया गया कि आप चैप्टर 3A के अंदर हैं तो 1 साल के अंदर आप नहीं जा सकते। तो बस ये जो स्टार जहाँ डाल रखे हैं ये है अमेंडेड एरिया। एंड देन एक सेक्शन 11A इन्होंने नया इंसर्ट कर दिया, तो ये है डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन जो 54C में दी, एंड सेक्शन 7, 9 और 10 की बात कर रहा है कि एप्लीकेशन डिस्पोज करने की बात। तो कहता है जहाँ एप्लीकेशन दी गई है A के पास जो वो एडमिट या रिजेक्ट कर सकते हैं, कहता बिफोर कंसिडरिंग एनी एप्लीकेशन, मतलब आप PPIRP में भी चले गए फिर CIRP में भी चले गए, तो अगर आप 54C में गए हो और अभी तक वो एप्लीकेशन आपकी क्या है, पेंडिंग है, अभी एडमिशन या रिजेक्शन नहीं हुआ, जो कि 30 दिन में होना था, 14 दिन में होना था, लेकिन उससे पहले ही अगर आप CIRP में सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 में ऑपरेशनल, 10 में कॉर्पोरेट डेटर चला गया, तो कहता जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और कहता 54C में आपकी एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो मेन सबसेक्शन 1 में हमने ये देखा कि अगर आप PPIRP में पेंडिंग हो तो जब तक उसका ऑर्डर नहीं आ जाएगा आप CIRP नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 कहता है 54C में जब एप्लीकेशन दी गई विद इन 14 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन CIRP के लिए विच इज पेंडिंग, मतलब 54C में आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है और ये आपने फाइल कर दी, CIRP में गए थे फिर PPIRP में चले गए। यहाँ ऊपर क्या था, पहले PPIRP में हो फिर CIRP में गए, यहाँ रिवर्स आ गया। कहता 14 दिन के अंदर लेकिन आपने एप्लीकेशन CIRP की फाइल कर दी, जो कि अभी तक क्या है, पेंडिंग है। देन सेक्शन 7, 9, 10 में जो लिखा है कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक
आप 54C में एप्लीकेशन डिस्पोज ना करते हैं। मतलब कहने वाली बात क्या है, CIRP में जाने के 14 दिन में PPIRP में चलेंगे तो CIRP की कार्रवाई नहीं होगी, पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, PPIRP को। सो दिस इज ग्रेट वन, मतलब PPIRP को ही दोनों में हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। सब सेक्शन 3 कहता है कि 54C में एप्लीकेशन आपने फाइल करी है, फिर कर रखिए एंड आफ्टर, यहां था विद इन था, देखिए वर्ड को, 14 दिन में आप गए थे CIRP में, अब आप 14 दिन के बाद गए हो तो CIRP को प्रेफरेंस मिलेगी। तो पहले CIRP का ऑर्डर आएगा तब आप PPIRP में जा सकते हैं। और साथ में कहता है प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, अगर आप सीधा ही CIRP में चले गए हैं, कब गए हैं, एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, कहता आपने CIRP की एप्लीकेशन दे रखी है, वो पेंडिंग है इस तारीख को, तो नेचुरली सेक्शन लगेगा नहीं। ये सेक्शन तो कब लगेगा, जब चैप्टर 3A 4 अप्रैल 2021 के बाद। तो सेक्शन 11A एक अच्छा सेक्शन मैं कहूंगा। देन सेक्शन 33 के अंदर अगेन एक वर्ड की है, ये लिक्विडेशन का जो ऑर्डर आता है, तो उसके अंदर जो अमेंडमेंट वाला हिस्सा है 33 के अंदर, एक लाइन सिंपल सी एक वर्ड की हमें दिखेगी, वो ये है, बस ये एक वर्ड, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय AA। तो कहते हैं द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द AA अंडर सेक्शन 31, बस उसके साथ और साथ में क्या लगा दिया 54L, क्योंकि वो आपको एक कोलेटरल अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो जहां जहां CIRP वर्ड था वहां PPIRP वर्ड तो लगाओगे, या सेक्शन था तो उसके साथ चैप्टर 3 का आपको सेक्शन लिखना है। ऐसे ही सेक्शन 34 के अंदर जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो आप लिखते हो कि भाई एज पर चैप्टर 2 के ऑर्डर CIRP का, अब चैप्टर 2 के साथ आपको वर्ड क्या लिखना पड़ेगा, चैप्टर 3 भी लिखना पड़ेगा। तो ये एक एक वर्ड की है, यूजलेस है। कहने का मतलब है अगर इस चैप्टर को हम छोड़ दें, 2 अमेंडमेंट अच्छी थी, एक सेक्शन 4 के अंदर डिफॉल्ट MSME के लिए 10 लाख है, और एक सेक्शन 11A आई विल से इज अ नाइस सेक्शन, जहां हमने कहा कि भाई अगर PPIRP में एप्लीकेशन पेंडिंग है और आप साथ में अगर CIRP में जा रहे हो तो CIRP का ऑर्डर नहीं आएगा जब तक उधर से डिस्पोजल ना हो जाए। और अगर आप 54C में चले भी जाते हैं और उसके 14 दिन में CIRP में जाते हैं तो भी PPIRP के ऑर्डर के बिना CIRP नहीं होगा। लेकिन अगर 14 दिन के बाद जाते हैं तो नेचुरल है पहले CIRP, और इस डेट से पहले तो नेचुरल CIRP में था, तो उसके ऊपर सेक्शन 7, 9, 10 लगेगा ही नहीं। तो इस नोट के साथ ये समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस। कोई डाउट हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा।